करीब $3 बिलियन के हम ड्रोन ले रहे हैं, 30 ड्रोन ले रहे हैं MQ-9 सीरीज के। MQ-9 BB जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, आर्म ड्रोन है। दो तरह का होता है, आर्म्ड और अनआर्म्ड। ये आर्म ड्रोन है। ये वही ड्रोन है जो अभी आपका एमन अल जवेरी के अगेंस्ट यूज किया गया था। एक तो उन्होंने सोल्जर्स को इक्विप किया है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी और फिर साथ उनके हेलमेट दिए, और उसके बाद जदीद राइफल्स दी जो होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स विजन। उसमें मैं बताना चाहूंगा को जो नई उनको गने आर्मी को दी जा रही हैं वो रात के वक्त देखने को वो सलाहियत रखेंगी। इंडिया के जो डिफेंस अटैचे हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का, कि जब वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, लेकिन जब चाइना के खिलाफ वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली डायरेक्टली उनकी जो थ्रेट है वो दूसरी पाकिस्तान की तरफ भी है। जिस तरीके से मॉडर्नाइज हो रही है भारतीय आर्मी और जिस तरीके से एक एक हमारे भारत का वीर जवान की ताकत बढ़ती जा रही है, वो जो है वो आधुनिक हथियारों से लैस होता चला जा रहा है, उसी तेजी से पाकिस्तान में और चाइना में घबराहट तेज होती चली आ रही। चाइना के बारे में आप सबको पता है, चाइना से रिपोर्टें आती हैं कि उनके जो फौजी हैं वो मोटे हो रहे हैं, टैंकों में फिट नहीं हो पाते। कभी खबरें आती हैं कि युद्ध के समय जाते हुए चाइनीज सैनिक रोते हैं। ये खबरें ऑफिशियल, ये नहीं कह रहे कि सब ऐसे होते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कारण है ना। जो चाइना के भी सैनिकों में हम देखें तो एक देशभक्ति की कमी है, क्योंकि वो एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी का, जिस तरीके से एक एम्प्लॉय होता है ना, प्राइवेट ओन्ड कंपनी के लिए तनख्वाह पर बेचारे काम करता है, उस तरीके का सिस्टम है चाइना का। और पाकिस्तानियों को सब जानते हैं, पाकिस्तानियों से ज़्यादा करप्ट, पाकिस्तानियों से ज़्यादा डरपोक अपने ही देश में यदि ये हेलीकॉप्टर से मार के इनके लोग गिरा दिए जाएं ऑफिशियली, अपने ही देश में इनके जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं वो किडनैप कर लिए जाएं और फिर निपटा भी डाले जाएं, उसको भी ना बचा पाए, तो क्या ही उम्मीद रखी जाए उस फौज से। पुराना वर्जन MQ-9 कासिम सुलेमानी के अगेंस्ट यूज किया गया था, जो पीछे अटैक हुआ था। वर्ल्ड का बेस्ट ड्रोन है ये। अभी ये वाला जो वेरिएंट है इसमें काफी इंप्रूवमेंट्स है, जैसे इसकी रेंज ज्यादा है, 35 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, इसमें एडवांस डिजिटल रडार्स दिए, एडवांस डिजिटल लेंसेज दिए हैं, और इसमें एक मैकेनिज्म दिया है जो बहुत क्लोज रेंज में भी मतलब कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ फो। तो काफी एडवांस सिस्टम वाले ये ड्रोन है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हमने पहले इस सीरीज के ही ड्रोन्स ऑन हायर लिए थे फॉर 1 ईयर। मतलब प्राइवेट पार्टी किसी से नहीं ले रही, गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात कर रहा है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजियों को पैसे देके भी आरजू जी खरीद नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट आपको बेच लेना चाहे, क्योंकि ये लेटेस्ट वेपन है अमेरिकन आर्मर में। इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं, ये जो पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है क्योंकि पीछे रशिया का स्टेटमेंट आया था। रशिया ने ये बोला, भाई अब हम जो हमारे हायर लेवल के वेपन्स हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट है इसमें, जो हमारे हायर लेवल के वेपन्स हैं अब हमने अलाइज को दे सकते हैं। अब अलाइज में नॉर्थ कोरिया भी आता है, अलाइज में कहीं ना कहीं चाइना का भी नाम इधर उधर आ जाता है। अगर अब रशिया अपने वो वेपन सिस्टम दे रहा, तो अमेरिका ने मतलब विद इन 48 आवर्स या 72 घंटे में बहुत बड़े 2-3 डिसीजन ले लिए। तो नेवर शिप वाला था, और पेंटागन का दरवाजा खोल दिया इंडिया के लिए डायरेक्ट, विच इज एक्सेप्शन। अब इस वक्त जो बिलखसूस मेरी जो तवज्जो इस बात पे थी कि जब वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, लेकिन जब चाइना के खिलाफ वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली डायरेक्टली उनकी जो थ्रेट है वो दूसरी पाकिस्तान की तरफ भी है। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है, इनकी सोच इनवर्ड, ये अंदर क्यों देखते हैं और ये सारा टाइम जो है वो अंदर की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को टांगे खींचते रहते हैं। हमारी आउटलुक दुनिया की तरफ क्यों नहीं है? हमें ये क्यों नहीं पता कि यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है? हम हमारा कभी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कभी अफ्रीका नहीं गया, कभी वो लैटिन अमेरिका नहीं गया, वो कभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं गया। आप क्या समझते हैं, हम इतना इनवर्ड क्यों देखते हैं और सोचते हैं, और हम दुनिया से इतना कनेक्ट क्यों नहीं होते, जबकि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी इसराइल से भी ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, सबसे वो टेक्नोलॉजी ले रहा है। तो ये आपकी नजर में इसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं सर? फॉरेन पॉलिसी होती है कि जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आप क्या लेन देन कर रहे हैं, आप कल्चरल विजिट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब भी आपने मांगना हो तो भीख ही मांगनी हो, तो उसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम? वो तो फिर कोई भी जाके मांग सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर चला जाए, चाहे आर्मी चीफ चला जाए, कोई भी जाके जो ओके जी कुछ दे दो अगर कुछ है तो खाने पीने के लिए। तो आपका तो, और दूसरा उसमें यह सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की क्यों जरूरत नहीं है
मोहित यूसुफ साहब ने फरमाया था, $1 मिलियन का उन्होंने बात कही थी कि जब तक हम अपने पांव पर नहीं खड़े होंगे, हम मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, हम आजाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते। और ट्रू ये बात, ये लिखी है, बिल्कुल हकीकत है। 2 और 2 4, ये बिल्कुल 2 2 4। लेकिन ये कि आपको जरूरत भी नहीं है। मैंने तो शायद कहा था कई दफा, इनको चाहिए कि स्वाय चंद मुल्कों के अंदर अपनी एम्बेसीज रख के बाकी फॉरेन ऑफिस की एम्बेसी को बंद करके एम्बेसीज को खर्चा बचाया अपना। एक तो उन्होंने सोल्जर्स को इक्विप किया है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी और फिर साथ उनके हेलमेट दिए, और उसके बाद जदीद राइफल्स दी जो होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स विजन। उसमें मैं बताना चाहूंगा को जो नई उनको गने आर्मी को दी जा रही है, वो रात के वक्त देखने को वो सलाहियत रखेंगी। और उसके बाद जो उससे बड़ी बात, जो कम्युनिकेशन उन्होंने जो सबसे बड़ी जो इंप्रूव की है कि उनका हर सोल्जर जो होगा उसको रियल टाइम डाटा मुयसर होगा, रिगार्डलेस वेयर एवर ही इज। और उसके बाद वो कैपेसिटी रखते हैं कि इन सारे सिस्टम्स को, जो कि खासकर उसमें उन्होंने नई बारूदी सुरंगें जो है वो भी निपन उसका नाम रखा है, तो उसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। क्या जाके करेगा, क्योंकि उसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो ये तो एक फंडामेंटल, ये तो एक बेसिक सी बात है। लेकिन इन जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस आज हम बात कर रहे हैं चीमा साहब, अगर सोचा जाए, पूछा जाए, तो इसका हल कौन निकालेगा? हम जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, हमें रेस्क्यू कौन करेगा? अगले दिन 14 अगस्त था, आपने 75 रुपए का नोट निकाला है। नोट निकालने से तो नहीं कुछ हो सकता ना। आप ये बताएं कि आपको, मेरा ये ओपन क्वेश्चन है हर पाकिस्तानी से कि व्हाट इज योर फ्यूचर, हु इज गोना लीड यू इन द फ्यूचर, हु कैन रेस्क्यू पाकिस्तान? कोई इंस्टीट्यूशन, कोई फर्दे वाह। लेकिन हालात ये है कि बस मार धाड़ और भागो, निकलो, लुट जाओ, खा जाओ, पी जाओ। ये पैसा आपका इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएगा। ये जो डॉलर आएंगे, ये इस्लामाबाद से तितर बितर होंगे, ये यहीं से बाहर के बैंकों में जाएंगे। अब वो किस तरीके से जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब आपने अपने कोविड के फंड्स जो लिए थे चाइना से, जब उनके घपले आपके इस रियासत मदीना के वजीर आजम ने इनकी छत के नीचे डाका डाला है उस पे, कोविड फंड्स पे, तो और किस चीज को आपने बख्शना है? जल्जले के पैसे तक तो आप बख्शते नहीं है। IMF के तो पैसे तो चलो एक कर्जा है, जो ग्रांटेड, जो हेल्प करती दुनिया, ज़कात देती है, उसको भी नहीं। अब बैतुल माल को जो लोग नहीं छोड़ते, मेरा मकसद, तो फिर वो आप क्या उनका करेंगे? इस कौम का मेरे तो नजर से मैं तो सोच कर परेशान हो जाता हूँ। आखिर पे जाके सोचता हूँ शायद दिस इज व्हाट काइंड ऑफ DNA वी हैव। जिस तरह पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब ने मिल के पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि वो खुद इतने बिजी हैं अपने इंटरनल सियासत में, और टूटे फूटे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, शहबाज गिल टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनसे तवज्जो उनकी हटे, तो फिर पाकिस्तान पे तवज्जो दें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो दें। पाकिस्तानी बुद्धिजीवी जो हैं साजिद टरार टाइप के, अमेरिका में बैठ करके बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि पाकिस्तान का नेता नहीं सही है, पाकिस्तान का ये नहीं सही है, पाकिस्तान में फलाना पार्टी का नेता नहीं सही है। कभी ये नहीं कभी बोलते कि पाकिस्तान की पब्लिक कितनी ज़्यादा गिरी हुई है। अभी कल का ही एक वाक्य हमने देखा पाकिस्तान के हैदराबाद में, पाकिस्तान के सिंध में जो हैदराबाद है, एक हिंदू सैनिटरी वर्कर जिसका नाम हमने देखा अशोक कुमार बताया जा रहा है, उसका वहाँ के एक लोकल दुकान वाले से जिसका नाम बिलाल है, उससे झड़प होती है, बहसबाजी होती है। वो किसी मुद्दे पर होती है, वो क्या मुद्दा था अभी नहीं समझ में आया है, लेकिन उससे लोकल उसकी उस पर बहस हुई। कुछ घंटों बाद वो जो बिलाल है जाता है थाने में, FIR दर्ज कराता है कि भाई इसने जो है ब्लास्फेमी की है, कुरान जला दी है। चंद घंटों में सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है उस अशोक कुमार नामक व्यक्ति घर के बाहर खड़ी हो जाती है और बाकायदा सरतन से जुदा टाइप के नारे लगते हैं, परेशान करती है, हैरेस करती है, सब कुछ जो है वो होता रहता है। मज़े की बात क्या है, पाकिस्तान की पुलिस इस बात को क्लेम कर रही है, कोई ये फर्जी बात नहीं। पाकिस्तान की पुलिस ने बाद में क्लेम किया कि जिस पूरे मामले में फंसाया जा रहा था, जो कुरान की कॉपी जलाई गई, वो जो मामला था वो एक मुसलमान महिला के द्वारा वहीं की हैदराबाद की ही थी, जिसके द्वारा वो चीज़ करी गई और विक्टिम बनाया गया इस अशोक कुमार नामक व्यक्ति को।
अब इस घटिया स्तर तक भी कोई कहीं की जनता उतर सकती है, मतलब कोई भी आपका निजी किसी से झगड़ा हो जाए रुपए पैसे को लेकर, या आपसी कहासुनी हो जाए, कुछ भी निजी आपका विवाद हो जाए, आप मजे से क्या करो, अपने ही रिलीजन की, अपने ही मजहब की जो सबसे पवित्र किताब आप मानते हो उसको जला डालो, और भीड़ को बोलो देख 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 क्या किया इसने, इसको ये काफिर है, ये हिंदू, इसको जाके उसके घर को घेर लो। इस तरीके की वाक्य जो है वो, और ये अभी हमने कुछ दिन पहले ऐसा ही मामला भारत में भी देखा था, जहाँ पर शायद मस्जिद थी कि मजार थी, वहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही हमला किया था, बाद में वो पकड़ भी लिए गए थे। खैर, तो ये किस घटिया स्तर की चीज़ है। चलो इसमें हम बाकी सब चीज़ भी एक बार को छोड़ दें, जो बेचारे के साथ में हुआ वो तो हुआ। अब इन लोगों को खुद शर्म नहीं आई, वो जो महिला जो खुद को मुस्लिम बताती है उसको खुद को शर्म नहीं आई कुरान जलाते वक्त, तब तो वो बड़े मजे से जला दिया। उसके बाद जो है बेचारा पे, जिसने कुछ गलती नहीं, ना लेना एक ना देना दो, सिर्फ एक पर्सनल विवाद के नाम पर इस तरीके से, और इतनी जाहिल पब्लिक भी बिना कुछ भी जाने जाकर के वो करती है।